कहानियों का स्मगलर। पिछले भाग में आपने सुना अर्थ और वैदेही की नजदीकियों ने उनके बीच की हर दूरी मिटा दी। बाथटब का गुनगुना पानी, मोमबत्तियों की रोशनी और उनकी धड़कनों की लय में बहुत माहौल बहता चला जा रहा था। सब कुछ उन्हें एक दूसरे में और गहराई से डुबो रहा था। वैदेही की उंगलियां अर्थ के चौड़े कंधे पर फिसल रही थी, जबकि अर्थ के हाथ उसकी कमर पर घूमते हुए उसकी हर हलचल को महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसी चाहत थी जो शब्दों से परे थी। इस रात ने उन्हें पूरी तरह से एक दूसरे में समा दिया। दूसरी ओर देवांश अपने केबिन में अकेले बैठा उस खाली चेयर को देख रहा था जिसे उसने खास तौर पर अवनी के लिए लगवाई थी, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। जब परितोष ने उससे पूछा तो देवांश ने गुस्से में बताया कि अवनी ने अपनी मेडिकल फील्ड में जॉब ज्वाइन कर ली है। वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। देवांश ने अवनी को कॉल किया, लेकिन फोन आरव ने उठाया। जब उसने खुद को अवनी का बॉस और दोस्त बताया तो देवांश का गुस्सा और शक बढ़ गया। उसे याद आया कि आरव वही इंसान है जिसे अवनी ने अपने पहले प्यार के रूप में अपनी डायरी में लिखा था। अब देवांश के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या उसने खुद ही अवनी को उसके पहले प्यार के पास तो नहीं भेज दिया। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल कहानियों का स्मगलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपका सब्सक्रिप्शन या आपका एक बार सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। तो यार ये मोटिवेशन तो आप हमें दे ही सकते हो जब हम आपके लिए इतना सारा एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं डेली, है ना। कर सकते हो तो कर दो फिर जल्दी से, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सोचने के बाद देव ने झिझक को साइड में रखा और बेझिझक अवनी को कॉल कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने कॉल किया वो उस वक्त एक पेशेंट के साथ बिजी थी और उसका फोन आरव के केबिन में टेबल पर रखा था। फोन लगातार बज रहा था, लेकिन अवनी की जगह उसका फोन आरव के पास था। पहले तो आरव ने सोचा कि फोन उठाना सही नहीं होगा, लेकिन जब दूसरी बार कॉल आया तो उसने स्क्रीन पर देखा तो नाम देव लिखा था। आरव को याद आया कि अवनी ने उसे अपने पति का नाम देवांश बताया था। उसने ज्यादा सोचे बिना इसे एक इमरजेंसी कॉल समझते हुए फोन को उठा लिया, क्योंकि ये कॉल दूसरी बार आ रही थी। आरव ने कॉल उठाते ही कहा, हेलो, कौन? तो फोन के दूसरी तरफ देवांश ने जैसे ही किसी अनजान मर्द की आवाज सुनी वो हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, हु इज दिस? आरव ने सहजता से जवाब दिया, मैं डॉक्टर आरव हूँ, अवनी का बॉस, और यूं कह सकते हैं कि दोस्त भी। वैसे आप कौन हैं? इतना सुनते ही देवांश ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसके दिमाग में हर तरफ सवाल उमड़ने लगे। उसने खुद को याद दिलाया कि आरव वही लड़का है जो अवनी का कॉलेज क्रश था। फिर वो अवनी के साथ कैसे और क्यों है? उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में हलचल तेज होती जा रही थी। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो बड़बड़ाते हुए तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसे सामने से परितोष आता दिखा। देवांश ने उसे जल्दी से रोकते हुए पूछा, तोशी प्लीज हैंडल दिस मीटिंग, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है। परितोष ने देवांश की तरफ हैरानी से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओके, आई विल हैंडल एवरीथिंग। तू बस अपना ध्यान रख और अगर मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बता देना। देवांश ने सिर हिलाकर जल्दी से उसे थैंक्स कहा और फुर्ती से वहां से निकल गया। उसका दिमाग अब सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहा था, अवनी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे अवनी के हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। हॉस्पिटल के करीब पहुंचते ही हुए उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी और बेचैनी का अजीब सा मेल था। उसने पहले कभी इस तरह अवनी को खो देने का डर महसूस नहीं किया था। आधे घंटे में उसकी कार हॉस्पिटल के गेट के सामने थी। वो तेजी से कार से बाहर निकला और सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़ा। डॉक्टर आरव का केबिन कौन सा है? उसने बिना वक्त गवाए रिसेप्शनिस्ट से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने देव को डॉक्टर आरव के केबिन का नंबर दिखाया और वो फौरन बिना समय गवाए उस ओर बढ़ गया। देवांश जब आरव के केबिन में पहुंचा तो इस वक्त आरव के केबिन में वो मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी नजर अवनी पर पड़ी और वो डोर खोलते हुए सीधे अंदर आया। अवनी ने जब देव को वहां खड़े हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। अवनी ने हैरानी से देखा और उससे कहा, देव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया और वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा और अगले ही पल उसने अवनी को बिना एक शब्द खर्च किए अपने गले से लगा लिया। अवनी देव की इस हरकत से पूरी तरह से स्तब्ध थी। अवनी ने हैरानी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देव, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा वर्क प्लेस है, आपका बेडरूम नहीं है। कोई देख लेगा तो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। देवांश ने उसे धीरे से खुद से अलग किया, लेकिन उसकी आंखों में फिक्र और जलन साफ छलक रही थी। उसने अवनी से कहा, पता नहीं अवनी, मुझे कुछ अनईजी फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा सर दर्द से फट जाएगा। आई नीड यू अवनी। अवनी ने देवांश के चेहरे को गौर से देखा। वो सच में परेशान लग रहा था,
लेकिन देव की इस तरह की हरकतें उसे समझ में नहीं ला पा रही थी कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। उसने नरमी से कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं डॉक्टर आरव को बुलाती हूँ, वो आपको चेक कर लेंगे। देवांश ने सुनते ही झल्लाते हुए अवनी का हाथ फिर से पकड़ लिया। नहीं अवनी, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? अवनी को देवांश की इस जिद पर थोड़ा गुस्सा आया और उसको अजीब भी लगने लगा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह एकदम जिद्दी बिहेव कर रहा था जो डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। उसने देव का माथा छूकर देखा, सब कुछ नॉर्मल था। अवनी ने देव से कहा, आप बैठो यहाँ। उसने देव को कुर्सी पर बैठाया और अपने फोन से डॉक्टर आरव को कॉल लगाया। आरव अगले ही कुछ मिनटों में अवनी के बुलाने पर कैबिन में आ गया। अंदर आते ही उसकी आवाज देव के कान में पड़ी जब उसने अवनी से पूछा, क्या हुआ अभी, सब ठीक है? अवनी ने चेयर पर बैठे देवांश की तरफ इशारा करते हुए आरव से कहा, आरव, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर देवांश परमार, मैंने बताया था ना तुम्हें। आरव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ओ हाय मिस्टर परमार, आपसे मिलकर खुशी हुई। देवांश ने अनमने ढंग से आरव से हाथ मिलाया और उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी और उसने कहा, मुझे भी आपसे फिर मिलकर खुशी हुई डॉक्टर आरव। आरव और अवनी दोनों एक दूसरे को देखने लगे, वो भी हैरानी से। दोनों ने एक साथ पूछा, फिर से? देवांश ने बात संभालने की कोशिश करते हुए जल्दी से जवाब दिया, क्या मैंने फिर से वर्ड यूज किया? नहीं, मेरा मतलब था आपसे मिलकर खुशी हुई है। उसकी इस बात पर अवनी को डाउट हो चुका था क्योंकि उसने अक्सर देवांश को बहुत ही बैलेंस बिहेव करते हुए देखा है, लेकिन इस वक्त तो देवांश बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरव ने देव को गौर से देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है? अवनी ने जवाब दिया, आरव, देव को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, शायद ये डिस्कम्फर्ट में है, क्या आप इन्हें चेक कर सकते हैं? आरव ने फौरन से सिर हाँ में हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता उसने देवांश से कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वही है ना जिन्होंने थोड़ी देर पहले अवनी के कॉल पर फोन पर कॉल किया था? जब मैंने फ़ोन उठाया लेकिन आपने तब तक फ़ोन काट दिया था। इस बात पर देवांश के चेहरे पर झेप और हल्का गुस्सा दोनों छलकने लगे। अवनी अब समझ चुकी थी कि देवांश को किस बात ने इतना इनसिक्योर कर दिया था। अवनी ने धीरे से कहा, देवांश, आपको मुझे यही बताना था ना, तो फ़ोन पर बोल देते, इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप यहाँ? देवांश ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारा काम पर पहला दिन कैसा जा रहा है, फिर सोचा खुद ही आकर देख लूँ। वैसे डॉक्टर आरव, क्या आप मुझे एडमिट करेंगे? देवांश के इस अंदाज पर अवनी और आरव दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन अवनी अब तक समझ चुकी थी कि देवांश को सिर्फ भरोसे और अपनेपन की जरूरत है। आरव ने मुस्कुराते हुए देवांश की तरफ देखा और कहा, जब तक कोई सीरियस कंडीशन ना हो हम किसी को एडमिट नहीं करते, और आप तो मुझे बिल्कुल फिट लग रहे हैं। देवांश को समझ आ गया था कि ऐसे उसकी बात नहीं बनने वाली। उसने तुरंत अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, अभी नॉट फीलिंग वेल यार, प्लीज़ कुछ करो ना। अवनी ने उसकी बात के जवाब में कहा, ठीक है, मैं आपको एडमिट करवाती हूँ और डॉक्टर चेतन को बुलाती हूँ आपके चेकअप के लिए। जैसे ही अवनी अपनी बात पूरी करते हुए आगे बढ़ने लगी, देवांश ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। उसने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं अभी, सिर्फ तुम मेरी केयर करोगी, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। यू नो कि मुझे कब क्या चाहिए। आरव, जो अब तक ये सब देख रहा था, हल्के से मुस्कुरा कर बोला, अभी ऐसा करो, अपनी ड्यूटी किसी और को दे दो और इनकी केयर करो। वैसे भी इन्हें तुम्हारे साथ से कंफर्ट महसूस होगा, ये इनका चेहरा साफ साफ बता रहा है। अवनी ने आरव को एक पल के लिए देखा, फिर धीरे से कहा, ठीक है। उसने देवांश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलिए होल्ड माई हैंड, मैं आपको लेकर चलती हूँ। देवांश ने फौरन अवनी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वो उठने लगा, अवनी ने उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे सहारा देते हुए वार्ड तक ले जाने लगी। देवांश अच्छे से जानता था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ अवनी को आरव के साथ अकेला ना छोड़ने की वजह से वो ये सब कर रहा था। वार्ड में वहां पहुंचकर उसने देवांश को आराम से बेड पर बैठाया और उसे मेडिसिन दी। देवांश ने जैसे ही अवनी को वहां से वार्ड बॉय को बुलाने के लिए बाहर जाते देखा, उसने मौका पाकर दवाइयां पास में रखे डस्टबिन में फेंक दी। वो जानता था कि उसे कोई बीमारी तो है नहीं, तो फिर वो दवाइयां बेफिजूल में खाए ही क्यों। थोड़ी देर में अवनी देव के लिए आइस पैक लेकर वापस लौटी। उसने देवांश के सर को थोड़ा सा ऊपर उठाया और आइस पैक उसकी गर्दन के नीचे रख दिया। देवांश को यह सब बिल्कुल वैसे ही होते दिख रहा था जैसे वो चाहता था। अवनी का पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर था। अवनी ने देव से कहा, अब आप रिलैक्स कीजिए, मैं आती हूँ। लेकिन जैसे ही अवनी जाने को हुई, देवांश ने उसका हाथ फिर से थाम लिया। अवनी ने सख्त लहजे में कहा, देव प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, आप यहाँ सिर्फ पेशेंट है, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। देवांश ने उसकी तरफ शरारती नजरों से देखते हुए कहा, तो घर पर जाने तक का वेट करूं मैं अपनी बीवी का हाथ थामने के लिए। अवनी एक पल के लिए चुप हो गई। अवनी इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन देवांश को जवाब चाहिए था। उसने उसकी चुप्पी से परेशान होकर कहा,
अभी तुम मेरे सवाल का जवाब देने में इतना झिझक क्यों रही हो? अवनी ने ठंडे स्वर में कहा। घर पर आप वो इंसान हो जो मुझे दुखी देखकर खुश होता है। अब कम से कम मुझे काम में तो सुकून ढूंढ लेने दीजिए प्लीज। अब मेरा हाथ छोड़िए। ये कहते हुए उसने झटके से अपनी कलाई छोड़ाते हुए देव से दूर चेयर पर जाकर बैठ गई। अवनी देवांश से दूरी बनाना चाहती थी, जबकि देवांश को इस बात का सुकून था कि अवनी उसकी नज़रों के सामने है और डॉक्टर आरव उसके आसपास भी नहीं। लेकिन वो जानता था कि ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक ऐसी नहीं चल सकती। उसे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा जिससे वो आरव और अवनी को एक दूसरे से दूर रख सके। उधर मीटिंग में परितोष ने मीटिंग संभाल ली थी, लेकिन जिस कंपनी से उसकी ये मीटिंग हो रही थी उनके सीनियर एसोसिएट्स ही अभी तक वहां आए थे। कंपनी के सीईओ अभी तक वहां नहीं आए। अगले ही पल कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। मिली की नजरें जैसे ही उस शख्स पर पड़ी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डर से उसने फौरन परितोष की शर्ट की स्लीव्स को पकड़ लिया। परितोष मिली की इस हरकत पर कभी अपनी शर्ट को देखता तो कभी मिली के चेहरे पर। मिली की नज़रों को नोटिस करते हुए परितोष ने देखा कि जो अभी अभी इस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए हैं उस शख्स को देखकर वो घबरा रही है। मिली की तरफ देखते हुए उस शख्स ने कनिंग स्माइल दी और सीधा चेयर पर बैठते हुए बोला, तो मिस मिली चतुर्वेदी, आप यहाँ मौजूद हैं। वाकई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है मिस मिली। मिली और सहम गई। इस बार उसने घबराहट में परितोष के हाथ को ही थाम लिया। परितोष को मिली का यूं इस तरह से उस शख्स से घबराने का कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने मिली को तुरंत दिलासा देने के लिए उसका हाथ हल्के से अपने हाथ से दबाया और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए परितोष ने उस शख्स से हाथ मिलाया। परितोष ने शिष्टता से कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आपका इंतजार था। सिंघानिया ने परितोष से हाथ मिलाते हुए एक बार फिर मिली की तरफ नजर डाली। उसकी नजरें मिली के चेहरे पर टिक गई और उसने कहा, मिस मिली, बहुत वक्त बीत गया है ना, उम्मीद है आप पुरानी बातें भूल गई होंगी। मिली ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो खुद को सहज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। परितोष ने महसूस किया कि माहौल कुछ ठीक नहीं है। उसने बात बदलने की कोशिश की और कहा, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, इट्स ऑलरेडी टू लेट एंड वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। कौन है ये शख्स जिसे देखकर मिली घबरा गई और क्या क्या करवाएगी देव की जलन उससे? क्या अर्थ करेगा अपनी बहन को माफ? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।